नमस्कार, आपके साथ में हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। रूस में यूक्रेनी फोर्स का भीषण हमला। बेलगोरोद में यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेनी फोर्स ने 60 ड्रोन फायर किए। यूक्रेनी हमले में कई घर तबाह हो गए। तो रूस नेटो महासंग्राम की बिसात बिछ चुकी है, क्योंकि ब्रसेल्स की यूरोपियन यूनियन मीटिंग में यूक्रेन को हथियार सप्लाई जारी रखने की संधि हो चुकी है। ट्रंप की वापसी से पहले अमेरिकी सरकार के हथियार ट्रांसफर के अधिकार खत्म किए जाने पर विचार हो रहा है। अब नेटो ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा। यूरोपीय देशों के इस फैसले के बाद पुतिन ने यूरोप कूच की तैयारी कर ली है। बाल्टिक रीजन में रूसी विमानों ने नेटो की वायु सीमा को लांघना शुरू कर दिया है। देखिए रूस के पहले टारगेट कौन से देश हैं और कैसे बाइडेन का एक फैसला पूरे यूरोप विध्वंस का कारण बनने की ओर बढ़ रहा है। सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। परमाणु बॉम्बर रनवे पर तैयार हो चुके हैं। मिसाइलें साइलों में लोड हो चुकी हैं। समंदरों में जहाजों को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। ये तैयारी नेटो देशों और रूस ने एक साथ पूरी कर ली है, क्योंकि रूस और नेटो के बीच महासंग्राम के विनाशक संकेत आसमान में नजर आने लगे। डेमोक्रेट्स के चुनाव हारने के बाद अमेरिकी सत्ता संभाल रहे बाइडेन के कदमों से लगातार जंग भड़कने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की वापसी के साथ ही अमेरिका की यूक्रेन समर्थन नीति बदल सकती है। बाइडेन ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी से पहले रूस नेटो या फिर रूस और यूरोप के देशों की जंग छिड़वा सकते हैं। इसके संकेत यूरोपियन यूनियन और नेटो से मिले। ब्रसेल्स में ईयू की बैठक में यूक्रेन को समर्थन के लिए प्रतिबद्धता जताई जा रही है। ट्रंप की वापसी से पहले यूक्रेन को हथियार आपूर्ति की जिम्मेदारी नेटो को दी जा रही है। अमेरिकी सरकार से हथियार सप्लाई के अधिकार नेटो को ट्रांसफर होने वाले हैं। अगर ट्रंप यूक्रेन को हथियार आपूर्ति में बाधक बनते हैं तो नेटो कोटे से यूक्रेन को हथियार आपूर्ति होती रहेगी। यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की आड़ में ईयू सेना उतारने की तैयारी हो रही है। ताकि यूक्रेन ट्रंप के युद्ध विराम शर्त के आगे झुकने को मजबूर ना हो, ताकि यूक्रेन के रूस पर हमले जारी रह सके। इसलिए पुतिन सेना ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। अगर यूक्रेन को हथियार आपूर्ति जारी रही, रूस पर लॉन्ग रेंज हमले होते रहे तो जंग तय है, और जंग का पहला टारगेट तय हो चुका है। जंग में रूस का पहला टारगेट होंगे नेटो सदस्य 3 बाल्टिक देश, यानी लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। रूस के विमानों ने बीते हफ्ते में 5 बार नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ करके इसके संकेत दे दिए हैं।
11 दिसंबर को रूस के IL-20 सैन्य विमान कैलिनिनग्राद से उड़े। इनके ट्रांसपॉन्डर बंद थे। नेटो को अपने फाइटर जेट विमान ट्रेस करने के लिए भेजने पड़े। 12 दिसंबर को रूस से Tu-214 PU ने कैलिनिनग्राद के लिए उड़ान भरी और बाल्टिक सागर के नेटो एयर स्पेस में घुसपैठ की। इस विमान को इंटरसेप्ट करने के लिए फाइटर जेट भेजने पड़े। इसी दिन कैलिनिनग्राद से IL-18 सैन्य विमान ने उड़ान भरी और इसने लिथुआनिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से संपर्क नहीं किया। खतरा भांपकर फिर से लिथुआनिया को फाइटर जेट उड़ाने पड़े। 13 दिसंबर को Tu-214 ने भी यही किया और फिर नेटो पायलट्स को उड़ान भरनी पड़ी। 15 दिसंबर को AN-72 के ट्रांसपॉन्डर बंद करके नेटो एयर स्पेस में उड़ान भरी गई। रूसी सेना की गतिविधि से साफ है कि अगर जंग छिड़ी तो उसकी सीमा से सटे नेटो देश सबसे पहला टारगेट होंगे। इसके साथ ही इन देशों की सीमा पर पुतिन ने ब्लिम्प लगा दिए हैं। एस्टोनिया की नार्वा नदी के आसपास पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए ब्लिम्प लगा दिए हैं। ब्लिम्प एयर बैलून जैसे नजर आते हैं। इन ब्लिम्प्स पर Z का निशान बना है। इसी निशान का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। इन ब्लिम्प्स को दोहरे मकसद के साथ लगाया गया है। ये नेटो देशों पर नजर रखने और उनके हमले रोकने के काम आने वाले हैं। और रूस ने एस्टोनिया की सीमा पर Z निशान वाले ब्लिम्प तैनात कर दिए। ये नार्वा नदी से होकर गुजरने वाले पुल के रूसी छोर पर लगाए गए। इन ब्लिम्प्स में सर्विलांस कैमरा लगाए गए हैं। इन कैमरों से एस्टोनिया की सीमा पर होने वाली सैन्य गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नार्वा नदी में रूसी सेना की बोट्स भी गश्त लगा रही हैं। इसके साथ ही पुल को ड्रैगन टीथ लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि एस्टोनिया से कोई भी वाहन रूस में दाखिल न हो सके। इन ब्लिम्प्स को दोहरे इस्तेमाल के लिए लगाया गया है। एस्टोनिया की सीमा पर ब्लिम्प्स की कतार लगी है। हर ब्लिम्प में एक बड़ा जाल है। रेडार पर अगर रूस की तरफ बढ़ते ड्रोन नजर आते हैं तो ब्लिम्प का जाल खोल दिया जाएगा और इससे दुश्मन के ड्रोन जाल में फंसकर नीचे गिर जाएंगे, जिससे रूसी जमीन पर ड्रोन हमले नाकाम किए जा सकते हैं। ये ब्लिम्प्स अब यूक्रेन की सीमा पर भी तैनात किए जाएंगे ताकि बेलग्रोद, ब्रयांस्क जैसे इलाकों पर ड्रोन हमले घटाए जा सके। बाल्टिक सागर से सटे एस्टोनिया नार्वा रिजर्वॉयर में रूस पहले ही उसकी सीमाओं में फेरबदल कर चुका है। अब नार्वा रिजर्वॉयर में लगे सीमा की मार्किंग करने वाले बाई भी रूसी सेना हटा रही है। बाई पानी पर तैरता एक परिवहन सूचना यंत्र होता है। इससे जल क्षेत्र में सीमा की मार्किंग की जाती है। सेफ वाटर जोन मार्क किए जाते हैं। इसके साथ ही नावों को संकेत दिए जाते हैं। बाल्टिक से सटे रिजर्वॉयर में सीमा बदली जा रही है तो इसके साथ ही रूस ने बाल्टिक सागर में हाइब्रिड वॉर भी शुरू कर दी है। रूस की नेवी बाल्टिक सागर से गुजरने वाले जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक हमले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से मोबाइल कम्युनिकेशन ठप किया जा रहा है। इसके साथ ही शिप ट्रैकिंग सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे बाल्टिक सागर में जल परिवहन बाधित हो रहा है। नेटो देशों के युद्धपोत इससे प्रभावित हो रहे हैं। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने
डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी। यूरोप में पुतिन के हमले का डर फैल गया है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने महासंग्राम की चेतावनी जारी कर दी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि ईयू देशों को यूक्रेन में पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती से बचना चाहिए। इससे यूरोप के कई देशों पर गंभीर खतरा मंडराने लगेगा। रूस के बॉर्डर से सटे यूरोपीय देश बड़ी जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन बाइडेन की हट पूरे यूरोप को एटमी अग्नि में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस का हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS अटैक। रूस ने हमला किया है MLRS से और हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। तो रूस और अमेरिका में महायुद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। रूस और अमेरिका में किसी भी वक्त बारूदी टक्कर शुरू हो सकती है। यह टक्कर एटमी युद्ध में तब्दील हो सकती है। इस महाजंग का कारण बन सकता है पुतिन के उस न्यूक्लियर कमांडर की हत्या, जिसे मॉस्को में ही एक धमाका कर मार दिया गया। रूस का कहना है कि इस हत्या के पीछे अमेरिका का हाथ है। क्रेमलिन अपने कमांडर की हत्या से इतना भड़क गया है कि उसने अमेरिका को भयानक परिणाम भुगतने की धमकी दे दी है। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग वन। रूस के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल सेना के हेड इगोर किरिलोव की हत्या से क्रेमलिन क्रोध से भर गया है। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में तब जलने लगी जब इगोर की हत्या के पीछे अमेरिका का षड्यंत्र सामने आया। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। पुतिन के जनरल की हत्या के बाद ही रूस ने बाल्टिक सी में 2 Tu-22 M3 बॉम्बर भेज दिए। रूसी बॉम्बर ने आसमान में गर्जना की। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ब्रिटेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती करने जा रहा है। रूस अमेरिका में जंग से जुड़ी ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। पुतिन के राइट हैंड और रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि इगोर की हत्या के मास्टरमाइंड को ऐसा दंड दिया जाएगा जिससे वो सदियों तक नहीं भूल पाएगा। ये 5 ग्लोबल ब्रेकिंग इस बात का संकेत है कि रूस और अमेरिका में किसी भी वक्त सीधी टक्कर शुरू हो सकती है। इस महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है रूसी जनरल इगोर किरिलोव का मर्डर। रूस की तरफ से घोषणा हो गई है कि इगोर की हत्या के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस और अमेरिका का हाथ है। सत्रह दिसंबर 2024 मॉस्को में सुबह 6 बजे का समय था। इगोर अपने घर से बाहर निकले। एक इलेक्ट्रिक साइकिल में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और इस तरह से उनकी हत्या कर दी गई। जिस साइकिल में विस्फोटक लगा था उसे इगोर के घर के बाहर लाकर खड़ा किया गया था।
इगोर साइकिल के पास जैसे ही पहुंचे तो ब्लास्ट करवा दिया गया। हत्या के आरोप में पकड़े गए आरोपी का कहना है कि उसने ब्लास्ट का लाइव टेलीकास्ट यूक्रेन के नीप्रो में बैठे मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचाया। रूस के अंदर ही रूसी सेना के न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल सेना के हेड की हत्या से क्रेमलिन भड़क गया है। रूसी जनरल की यह हत्या रूस और अमेरिका में युद्ध का कारण बन सकता है। और अब सवाल यही है कि अगर पुतिन के जनरल इगोर की हत्या की गई तो क्यों की गई, इसके पीछे हाथ किसका है? दरअसल इगोर ने यूक्रेन में अवैध अमेरिकी बायोलैब्स की जानकारी उजागर की थी। अमेरिकी बायोलैब में गलत तरीके से खतरनाक जैविक प्रयोग हो रहा है। इगोर ने इस बात के सबूत दिए थे कि यूक्रेन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय और पेंटागन रूस के खिलाफ षड्यंत्र चला रहे हैं। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी बायोलैब में रूस के अंदर महामारी फैलाने के लिए पैथोजन बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन को बायो वॉरफेयर प्रयोगशाला बना चुका है पेंटागन। इगोर अमेरिका की केमिकल साजिश को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले थे। साजिश उजागर होने के डर से इगोर की हत्या करवाई गई है। रूस का कहना है कि इगोर की हत्या के पीछे यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी और अमेरिकी विदेश मंत्रालय का हाथ है। लेकिन यूक्रेन और अमेरिका दोनों ने ही इसे बेबुनियाद आरोप करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इगोर की हत्या में अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। यूक्रेन ने भी घोषणा कर दी है कि रूसी जनरल के मर्डर में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस बीच रूसी सिक्योरिटी एजेंसी एफएसबी ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने इगोर की हत्या की। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम है अखमद कुर्बानोव। कुर्बानोव की उम्र 29 साल है। अखमद कुर्बानोव उज़्बेकिस्तान का नागरिक है। पूछताछ में कुर्बानोव ने कबूल किया है कि वो यूक्रेनी इंटेलिजेंस के कहने पर मॉस्को आया था। यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुर्बानोव को 85 लाख रुपए देने का वादा किया था। इसके साथ ही टास्क कंप्लीट करने के बाद किसी यूरोपीय देश भेजने का भरोसा दिया था। आरोपी के इस कबूलनामे से साफ है कि इगोर की हत्या के पीछे यूक्रेन है। मॉस्को में इतने बड़े षड्यंत्र को यूक्रेन तभी अंजाम दे सकता है जब उसे अमेरिका का साथ मिले। ऐसे में अमेरिका पर भी शक गहरा गया है। इगोर के बाद यूक्रेनी इंटेलिजेंस रूस के कई और टॉप जनरल को मारने की फिराक में जुटा है। इस साजिश का खुलासा तब हुआ जब रूस में 2 बड़े लोगों की हत्या करने का षड्यंत्र नाकाम हो गया। इस्कंदर मिसाइल बनाने वाली कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर जेन्नादी तेब्याकोव की कार में यूक्रेनी एजेंट ने विस्फोटक लगा दिया था। इसी तरह स्टेट ड्यूमा के डिफेंस कमेटी के हेड आंद्रे कार्तापोलोव की कार में भी बारूद लगा दिया गया था। लेकिन एफएसबी ने हत्या की इन दोनों साजिशों को फेल कर दिया। एफएसबी ने रूस के अंदर कई यूक्रेनी एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ हो रही है। उधर रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने जो कुछ कहा है उससे रूस और अमेरिका में युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। इगोर की हत्या के मास्टरमाइंड को रूस ऐसा दंड देगा कि वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। मेदवेदेव की इसी धमकी के बाद माना जा रहा है कि इगोर का मर्डर रूस और अमेरिका में महायुद्ध का कारण बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन के ज़पोरिजिया में रूस का हमला, रूसी सेना की आर्टिलरी ने धावा बोला है। ये यूक्रेन के ज़पोरिजिया में रूसी सेना की आर्टिलरी ने यूक्रेन के ठिकाने को टारगेट किया है और एक बड़ा हमला बोला है। तो कुर्स्क को लेकर रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि यूक्रेन को पेंटागन का साफ निर्देश है कि किसी भी कीमत पर कुर्स्क से कब्जा नहीं छोड़ना है, जबकि रूस ने उसे पीछे खदेड़ने के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिक लगा दिए।
जिन्होंने पिछले 24 घंटों में 40 से ज्यादा हमले करके यूक्रेनी सैनिकों से कई इलाके खाली भी करा लिए। हालांकि इसके जवाब में यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 50 उत्तर कोरियाई सैनिकों के मारने का दावा किया है। अब रूस ने रणनीति बदली है और पूरा फोकस कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन पर कर लिया है, यानी कुर्स्क युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है। यही वो इलाका है जहां कोहराम मचा हुआ है। ये कुर्स्क है। इस वक्त यहां सबसे भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन अभी तक यहां रूस पर हावी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही पुतिन ने रणनीति बदली, कुर्स्क भी यूक्रेन के हाथ से निकलने वाला है। कुर्स्क में कब्जाया 40% से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन खो चुका है। वहां अब रूसी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है और इसके पीछे है किम के सैनिक, जिन्हें खास तौर पर कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में लड़ने के लिए पुतिन ने बुलाया था। अब किम के सैनिकों का सामना करने में यूक्रेन फेल हो रहा है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध नीति से किम के सैनिक ज़ेलेंस्की की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन के सीनियर कमांडर ने भी दावा किया है कि यूक्रेन कुर्स्क में पिछड़ रहा है और ऐसे ही हालात ईस्टर्न यूक्रेन में है। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के कमांडर जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने एक इंटरव्यू में बताया है, लगातार तीसरे दिन कुर्स्क में रूस के हमले जारी हैं। रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से कर रहा है। इस वजह से हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी यूक्रेन की सेना में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है कि कुर्स्क को लेकर क्या रणनीति अपनाई जाए, जिससे किम के सैनिकों को पीछे ढकेला जा सके। के बड़े इलाके में यूक्रेनी सैनिक लंबे वक्त से कब्जा जमाए हुए हैं और इसके अलावा फ्रंट लाइन पर भी यूक्रेन ने सैनिक तैनात किए हुए हैं। 1170 किलोमीटर लंबी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन लगातार निगरानी रख रहा है, लेकिन यूक्रेन के सैनिक अब थक चुके हैं और इसका फायदा रूस को मिल रहा है। और इसकी वजह है नॉर्थ कोरियाई सैनिक, जो कुर्स्क से लेकर पूर्वी यूक्रेन में तैनात है, जिनकी मौजूदगी के सबूत यूक्रेन ने जारी किए हैं, जबकि अब से पहले सिर्फ दावा किया जा रहा था। इस वीडियो को देखिए, जिसमें नॉर्थ कोरियाई कमांडर और उसके साथ कई सैनिक दिख रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में नॉर्थ कोरियाई सैनिक घायल हो जाता है। इसी के चेहरे पर मास्क लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन तब तक यूक्रेन के ड्रोन कैमरे में उसकी तस्वीर आ जाती है। अगस्त में यूक्रेन ने कुर्स्क में कब्जा किया था। 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, जिससे रूस को खतरा पैदा हो गया। पहले रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो फेल हो गए तो नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को बुलाया गया और उन्होंने कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब यूक्रेन के सामने चैलेंज है कि वो कुर्स्क में कैसे अपना कब्जा बनाए रखे। पेंटागन ने भी यूक्रेन को कह दिया है कि कुर्स्क पर हर कीमत पर कब्जा होना ही चाहिए। यही वजह है कि पिछले 3 दिन से रूस के हमलों पर जवाब देने का ब्लूप्रिंट यूक्रेन ने बनाया है। पिछले 72 घंटे में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच 112 बार झड़प हुई है, यानी हर दिन 40 बार दोनों एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश कर चुके हैं। अब यूक्रेनी सैनिकों पर दबाव बढ़ गया है कि वो वहां कब तक टिके रह सकते हैं, क्योंकि हथियार और रसद पहुंचने के रास्ते रूस ने ब्लॉक कर दिए हैं। इस बीच रूस ने अमेरिका से मिले हाइमर्स रॉकेट सिस्टम को नष्ट कर दिया, जो कुर्स्क की फ्रंट लाइन पर लगाए गए थे, जिनका खात्मा किम के सैनिकों ने कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि नॉर्थ कोरिया से 10,000 सैनिक भेजे गए थे। उसके बाद आगे का काम कोरियाई पीपल्स आर्मी ने कर दिया।
उन्होंने लोकन्या इलाके से पीछे यूक्रेनी सैनिकों को ढकेल दिया। हालांकि रूसी सेना ने एयर स्ट्राइक जारी रखी, जिससे किम के सैनिकों को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहा। तो कुर्स्क में रूस यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। रूसी सैनिकों के साथ किम के सैनिक मौजूद हैं, जिन्होंने साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को कुर्स्क में काफी पीछे धकेल दिया है। इसके लिए लगातार ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक की जा रही हैं। इस बीच टैंक से लेकर लगातार रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के नियंत्रण से रूस ने करीब 40% हिस्सा मुक्त करा लिया है। इसके लिए पिछले 24 घंटे में रूस ने 68 हमले किए। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 42 हमले विफल कर दिए, जबकि यूक्रेन ने कुर्स्क फ्रंट लाइन पर हाइमार्स की तैनाती कर दी है, जिससे हमले में यूक्रेन ने रूस के 50 सैनिक मारने का दावा किया है। अस्सी किलोमीटर रेंज वाली हाइमर्स से कुर्स्क में यूक्रेन ने कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें मलाया, लोकन्या और क्रुगलेन कोए टाउन में भारी तबाही मचाई है। M142 की अगली खेप भी यूक्रेन को मिल चुकी है, जिसे उसने फ्रंट लाइन पर लगा दिया है। अब ये समझिए कुर्स्क यूक्रेन के लिए जरूरी क्यों है, आखिर क्यों वो वहां कब्जा जमाए रखना चाहता है। एक तरफ कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है, जिससे वो जंग हारने की स्थिति में एटमी प्लांट को उड़ाकर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सके। ये धमाका किसी परमाणु बम के हमले जैसा हो सकता है, जिससे निकले रेडिएशन से हजारों लोग मारे जा सकते हैं। इसी वजह से यूक्रेन ने कुर्स्क में पूरी ताकत लगा दी है। उधर अमेरिका ने भी कह दिया है कि अभी यूक्रेन पूरा फोकस कुर्स्क पर करे, क्योंकि कुर्स्क में कब्जा होगा तो यूक्रेन फ्रंट फुट पर रहेगा। दूसरी तरफ किम के सैनिकों की मौजूदगी के सबूत मिलने से अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर पाबंदी लगा सकता है। जबकि इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुर्स्क से होकर जाने वाली गैस पाइपलाइन जो यूक्रेन से होकर गुजरती है, जिसे ब्रदरहुड गैस पाइपलाइन कहा जाता है, ये कुर्स्क से आगे यूक्रेन और फिर स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। यूक्रेन इस पर कब्जा करके यूरोप तक गैस सप्लाई का विकल्प तलाश रहा है। अब यूक्रेन ने कोरियाई सैनिकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 14 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया की टुकड़ी पर हमला किया गया, जिसमें 200 सैनिकों के मारने का दावा किया, जबकि पिछले 24 घंटे में 50 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को मार गिराया। मारे गए नॉर्थ कोरियाई सैनिकों का वीडियो भी बनाया जा रहा है, जिससे अमेरिका को सबूत सौंपे जा सके। उधर रूस भी किम के सैनिकों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। Mi-8 हेलीकॉप्टर किम की सेना की रक्षा के लिए उतार दिए हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन रूस को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। किम के सैनिकों की तस्वीरें सामने ना आ पाए, इसलिए रूस उनके चेहरे जलवा रहा है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि नेटो यह मान चुका है कि नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों की खेप के अलावा कई और हथियार भी भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल कुर्स्क और पूर्वी यूक्रेन में उसी के सैनिक कर रहे हैं। अब उत्तर कोरिया ने D-74 तोपें भेजी हैं, क्योंकि कुर्स्क से कुराखोव दिशा में जमीनी जंग तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ी कामयाबी मिली है। डोनबास के 2 इलाकों पर रूस का कब्जा हो गया है। डोनबास में रूसी सेना का भीषण हमला। ट्रंप के शपथ लेने में अब महज 32 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में पुतिन ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग तेज कर दी है। बीते 48 घंटे में रूस ने यूक्रेन के करीब 6 इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें कुराखोव भी शामिल है। कुराखोव पोक्रोवस्क का एंट्री पॉइंट माना जाता है। दावा है कि 2025 शुरू होने से पहले पुतिन की सेना पूरे पोक्रोवस्क पर कब्जा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन कीव विजय की जंग शुरू कर देंगे।
यूक्रेनी राष्ट्रपति इस वक्त यूरोप में हैं। नेटो देशों के लीडर से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में नेटो चीफ मार्क रूटे का नाम भी शामिल है और इस पूरी जद्दोजहद के सेंटर में है पुतिन और उनकी सेना, जिसके कदम दुगनी तेजी से यूक्रेनी धरती और जेलेंस्की के जवानों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीते 6 महीने से रूस जिन शहरों पर पूर्ण कब्जे की कोशिश में है, अब बहुत जल्द वहां रूसी झंडा लहराने वाला है। यूक्रेन के ये इलाके हैं पोक्रोवस्क और टोरेत्स्क, जो डोनेट्स्क के प्रमुख शहर हैं। यहाँ रूस की सेना बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। माना जा रहा है कि साल 2024 खत्म होने से पहले रूस इन दोनों शहरों पर पूर्ण कब्जा कर सकता है। इसी साल जुलाई में रूस ने पोक्रोवस्क फतेह का अभियान शुरू किया था, लेकिन यूक्रेन आर्मी ने फ्रंट लाइन से कई किलोमीटर आगे रूस को रोक कर रखा था। मगर अब रूस ने इस शहर की फ्रंट लाइन को ध्वस्त कर दिया है। रूसी सेना पोक्रोवस्क के कोराखोव शहर में घुस गई है। यहाँ के अनोवका पर रूसी सेना का पूर्ण कब्जा हो चुका है। इसी के साथ रूस ने यहाँ मौजूद फ्रंट लाइन को तोड़ दिया है। पुतिन की सेना करीब 1.5 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और तेजी से मुख्य शहर की तरफ आगे बढ़ रही है। पोक्रोवस्क से करीब 100 किलोमीटर दूर टोरेत्स्क में भी जबरदस्त जंग जारी है। यहाँ यूक्रेनी सेना को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़ रही है। बीते 24 घंटे में रूसी सेना ने टोरेत्स्क के करीब 1 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद इस शहर के 70% हिस्से पर रूसी झंडा लहरा रहा है। दावा है कि आने वाले 48 घंटे में रूसी सेना पूरे टोरेत्स्क पर कब्जा कर लेगी। कोशिश पूरे डोनेट्स्क पर कब्जे की है। ट्रंप की शपथ से पहले पुतिन डोनेट्स्क के हर एक शहर, हर एक गांव पर रूसी झंडा फहराना चाहते हैं। दरअसल अमेरिका में नई सरकार के गठन के बाद पुतिन को बातचीत की टेबल पर आना पड़ सकता है। ऐसे में पुतिन वो पूरा इलाका जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, उसके स्वामित्व की मांग कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अचानक यूक्रेन इस फ्रंट पर कमजोर क्यों पड़ रहा है? वो कौन सी वजह है जिसके कारण जेलेंस्की के जवान पुतिन सेना के सामने टिक नहीं पा रहे हैं? इसकी 3 प्रमुख वजह हैं। नंबर 1, पुतिन ने यूक्रेन जंग में सैनिकों की संख्या 3 गुना बढ़ा दी है, जिसकी वजह से एक यूक्रेनी सैनिक के मुकाबले रूस के 3 जवान जंग लड़ रहे हैं। नंबर 2, सैनिकों की कमी के चलते उनके सामने रक्षा के लिए एक बड़ा इलाका है, जबकि रूसी सेना संगठित होकर अलग अलग मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। नंबर 3, यूक्रेनी सैनिकों के सामने हथियारों की भारी कमी हो चुकी है। वहीं पुतिन नए और आधुनिक हथियारों की खेप भेज रहे हैं। यही वजह है कि जेलेंस्की अब नेटो देशों से और हथियारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नेटो को वो वादा भी याद दिलाया है जो वॉशिंगटन में हुए नेटो समिट के दौरान किया गया था, जिसमें यूक्रेन के नए हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही गई थी। इधर जेलेंस्की की टेंशन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भी है, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में नेटो देशों ने अब यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की जिम्मेदारी सीधे संभालने का फैसला किया है। यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति के लिए खास प्लान तैयार किया गया है, ताकि ट्रंप अगर यूक्रेन को हथियार सप्लाई बंद करे तब भी रूस के खिलाफ जंग जारी रखी जा सके। इधर सर्दियां करीब है,
ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन वॉर तेज होने वाली है, जिसे देखते हुए रूस ने खास तैयारी की है। रूस ने सर्दियों में जंग जारी रखने के लिए देपेशा ड्रोन तैयार किया है। यह रूस का ग्राउंड ड्रोन है जो जमीन पर रहकर दुश्मन सेना में जहां खलबली मचाने की क्षमता रखता है, वहीं सेना तक रसद पहुंचाने में भी अहम रोल अदा करेगा। रूस का यह ड्रोन जमीन पर रहकर काम करता है। 500 किलो तक पेलोड ले जा सकता है। इसके जरिए युद्ध क्षेत्र में आसानी से गोला बारूद भेजा जा सकता है। एक दो ही ड्रोन की तरह भी काम कर सकता है। इससे दुश्मन देश के जैमिंग सिस्टम भी जाम नहीं कर सकते। वहीं ये दुश्मन के इलाके में जाकर आत्मघाती ड्रोन की तरह धमाका भी कर सकता है। रूस की तरह ही यूक्रेन भी नए ड्रोन्स पर काम कर रहा है। वो जहां एफपीवी ड्रोन तैयार कर रहा है, वहीं ग्राउंड ड्रोन पर भी काम कर रहा है। ये यूक्रेन के ग्राउंड ड्रोन की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। दावा है कि यूक्रेन का ड्रोन खास कैमरों से लैस है, जो युद्ध क्षेत्र की लाइव तस्वीरें यूक्रेनी सैनिकों तक पहुंचाएगा। हालांकि इसे लेकर अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। रूस और यूक्रेन की तैयारियों से साफ है कि जहां सर्दियों में यूक्रेन की जंग और तेज होगी, वहीं ट्रंप के लिए सीज फायर इतना आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसने एक साथ कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जो रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक तुर्की सीरिया के अंदर बहुत बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत तुर्की की सेना सीरिया के बड़े भूभाग पर कब्जा कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तरी सीरिया में तुर्की का कब्जा होगा और दक्षिण सीरिया में इजराइल का। तो क्या सीरिया के मैदान पर इजराइल और तुर्की के बीच नया संग्राम छिड़ने जा रहा है? सीरिया, तुर्की और इजराइल में जंग का मैदान बनने जा रहा है। एर्दोआन खलीफा बनने का अरमान पाले बैठे हैं। इसी अरमान को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सेना को सीरिया में जबरदस्त हमले करने का आदेश दे दिया है। एक तरफ इजरायली एयरफोर्स बमबारी कर रही है, तो दूसरी तरफ तुर्की की वायुसेना वज्रपात कर रही है। एर्दोआन ने कहा है कि तुर्की सीरिया में सभी आतंकी संगठनों को खत्म करके ही मानेगा। एर्दोआन की इसी शपथ के बाद उत्तरी सीरिया में तुर्की की एयर स्ट्राइक तेज हो गई है। उत्तरी सीरिया अमेरिका समर्थित संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का गढ़ है। तुर्की अब इसी उत्तरी सीरिया में जबरदस्त बारूदी वर्षा कर रहा है। तुर्की ने सीरिया में अपने सबसे बड़े दुश्मन एसडीएफ को खत्म करने का अभियान लॉन्च कर दिया है। उत्तर में तुर्की तबाही मचा रहा है, तो दक्षिण सीरिया में इजराइल जबरदस्त हमले कर रहा है। इजराइल ने सीरिया के अंदर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है। जिस वक्त इजरायली एयरफोर्स सीरिया में बमबारी कर रही थी, उसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दमिश्क के पास मौजूद माउंट हर्मन पहाड़ी पर पहुंचे। नेतन्याहू ने न सिर्फ सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि सीरिया के अंदर चल रहे सैन्य अभियान के बारे में जानकारी भी ली।
इजरायली सेना ने अब सीरिया के देरा इलाके में भी बड़ी बढ़त बना ली है। इसके साथ ही इजरायली सेना दक्षिणी सीरिया के वाटर रिजर्व पर कब्जा करने के लिए भी कूच कर गई है। उधर बाइडेन प्रशासन को डर है कि तुर्की सीरिया पर कब्जा करने की तैयारी में है। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया में तुर्की बहुत जल्द आक्रमण कर सकता है। तो सवाल यही है कि अगर तुर्की ने सीरिया पर कब्जा किया तो क्या होगा? क्या सीरिया तुर्की और इजराइल में युद्ध का मैदान बन जाएगा? क्या अपने मित्र एर्दोआन को बचाने के लिए पुतिन सीरिया में मौजूद अपने सैन्य बेस को फिर से एक्टिव करेंगे? क्या रूस तुर्की का साथ देगा? सवाल यह भी है कि क्या इजराइल को अमेरिका का साथ मिलेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सीरिया में असद शासन के पतन के बाद पुतिन और खामनेई ने नया प्लान तैयार किया है। माना जा रहा है कि रूस, ईरान अब इराक के जरिए अमेरिका और उसके मित्र देशों को चुनौती देने की तैयारी में है। उनके प्लान में हूती भी शामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि रूस ईरान को बहुत जल्द सुखोई 35 फाइटर जेट भी दे सकता है। सीरिया से असद का शासन समाप्त होने के साथ ही यहां से पुतिन का प्रभाव भी लगभग खत्म हो चुका है। अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि इसके बाद अरब में उनके दुश्मन शांत हो जाएंगे, लेकिन उम्मीदें अब धूमिल होती नजर आ रही हैं, जिसकी वजह है ये सैटेलाइट तस्वीरें। दावा है कि ये सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के इस्फहान शहर के पास मौजूद शेकरी एयरबेस की हैं और एयरबेस पर खड़ा ये रूस का AN-124 कार्गो प्लेन है। दावा है कि रूस का कार्गो प्लेन ईरान में हथियार और मिसाइलें लेकर पहुंचा। इस प्लेन में R-37M मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद था। इन सैटेलाइट तस्वीरों और हथियारों की जानकारी सामने आने के बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मच गया है। डर है अरब में आने वाले नए बारूदी संकट का। दरअसल इन तस्वीरों के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान को बहुत जल्द रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं? इन सवालों की दो बड़ी वजह है। नंबर 1, शेकरी एयरबेस पर ईरानी पायलट्स को Su-35 फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग मिल रही है। नंबर 2, R-37M मिसाइलें Su-35 फाइटर जेट पर लोड हो सकती हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि बहुत जल्द रूस ईरान को अपने घातक सुखोई 35 फाइटर जेट भेजने वाला है और उससे पहले ही एयरबेस पर R-37M मिसाइलें भेजी गई हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका भले ही सीरिया का मोर्चा जीत चुके हैं, लेकिन ईरान ने अभी हार नहीं मानी है, जिस बात का इशारा खमनेई के ताजा बयान से मिलता है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई ने अपने बयान में कहा, दुश्मन सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को खत्म करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन इस जंग में उसका खुद बर्बाद होना तय है। दरअसल सीरिया हारने के बाद ईरान और रूस ने इजराइल के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसके तहत रूस ईरान को हथियार के मोर्चे पर और सशक्त कर रहा है। वहीं अब अरब में इजराइल के खिलाफ हूती और इराकी प्रॉक्सी को ताकतवर बनाने की तैयारी है। तो जिस 26 टन सोने को लेकर कहा जा रहा था कि सीरिया छोड़ते वक्त बशर अल असद उसे अपने साथ रूस ले गए, उस 1800 करोड़ के गोल्ड को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि 26 टन गोल्ड सीरिया की सेंट्रल बैंक की तिजोरी में रखा है, जिसका सीक्रेट कोड असद के पास है, जबकि करीब 2100 करोड़ की करेंसी रूस पहुंचाई जा चुकी है। इस बीच असद ने एक चिट्ठी जारी करके अपने सीरिया छोड़ने की वजह का खुलासा किया है।
असद के सीरिया से भाग जाने के बाद से सवाल उठ रहा था कि खजाना और करेंसी कहां है। असद के पास करीब 1868 करोड़ का सोना होने का अनुमान था, जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। जबकि अब सीरिया बैंक के दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि 2159 करोड़ की करेंसी भी गायब है। यानी गोल्ड के बाद अब करेंसी की नई मिस्ट्री भी सामने आई है। इस बीच पहली बार बशर अल असद ने चिट्ठी लिखकर बताया है कि वो सीरिया छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बनी और पुतिन के कहने पर उन्हें ऐसा करना पड़ा। असद ने लिखा है, 8 दिसंबर की सुबह तक मैं दमिश्क में था। उसके बाद मैं खमीम रूसी एयरबेस चला गया। वहां जाने पर स्पष्ट हो गया था, सेना विद्रोहियों से लड़ने से पीछे हट चुकी है। उस वक्त तक भी मैंने सीरिया छोड़ने पर विचार नहीं किया था, लेकिन बेस पर तभी ड्रोन हमले शुरू हो गए। तब रूसी कमांडर ने कहा कि सुरक्षित निकलना होगा। तब फैसला लिया कि सीरिया को स्वतंत्र कराने की लड़ाई जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उसके बाद रूसी विमान से असद रूस में शरण लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या वो करीब 1800 करोड़ का सोना भी साथ ले गए और 2100 करोड़ की करेंसी कहां है? क्योंकि उसी दौरान एक कार्गो प्लेन भी सीरिया से गायब हो गया था। वो कहां गया, इसकी जानकारी नहीं मिली है। हो सकता है करेंसी और सोना उसी प्लेन से रूस पहुंचाया गया हो। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 1868 करोड़ का सोना सीरिया सेंट्रल बैंक की तिजोरी में मौजूद है, जो करीब 26 टन है। जबकि 2011 में सीरिया के पास करीब 25 टन सोना था। यानी सोना असद के साथ नहीं गया, बल्कि वो सीरिया के सेंट्रल बैंक में रखा है, जिसके साथ थोड़ा विदेशी मुद्रा भंडार भी है। और कैंसर दुनिया की सबसे भयावह बीमारियों में से एक है और इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO के आंकड़े कहते हैं कि 2020 में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर की वजह से हुई। लेकिन अब कैंसर रोग के उपचार के लिए रूस ने एक वैक्सीन तैयार की है। यह दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन है। बीमारी का नाम एक और प्रकार अनेक। कैंसर कई रूपों में इंसानों की जान ले रहा है। हर साल इसके रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि कैंसर की वैक्सीन तैयार हो चुकी है। रूस में 2025 की शुरुआत में कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी। रूसी नागरिकों को मुफ्त में कैंसर की वैक्सीन दी जाएगी। ये वैक्सीन प्रिवेंटिव यानी कैंसर की रोकथाम नहीं करेगी, बल्कि क्यूरेटिव यानी उपचार में सहायक होगी। फरवरी 2024 में ही रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है और अब रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 में टीकाकरण की घोषणा कर दी है।